साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की मतगणना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। जैसा कि अभी तक जो ज्ञात है उसके अनुसार जो मतगणना की जानी है मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। इसलिए इस वीडियो का जो टाइटल है मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना। तो हमारे कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि मतगणना हम आसान तरीके से कैसे करेंगे, मतपत्र जो है उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि ये वैध है और अवैधता के लिए हमारे लिए कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न था मतगणना के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की मतगणना का जो परिणाम है हमें किस प्रारूप पर देना है। ऐसे और भी कई प्रश्न हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को भी अंत तक देखें। और जब तक आप वीडियो देख रहे हैं यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे द्वारा जो वीडियो है शिक्षा से संबंधित और शिक्षकों के लिए जो दिए जाने वाले विभिन्न कार्य हैं उन पर वीडियो बनाए जाते हैं। सबसे पहले वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपना जो YouTube है उसमें बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगने पर आप शेयर करें साथियों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुंचा सकें। तो हम इसकी मतगणना की प्रक्रिया को देखते हैं। तो मतदान केंद्र पर जो मतगणना होनी है इसके लिए हम देखें कि समस्त पदों के लिए मतगणना मतदान केंद्र पर होगी, जैसा कि हमें अभी तक पता है। इसमें जो मतगणना का जो आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्धारण किया गया है कि सबसे पहले वार्डवार पंच, यदि किसी पंचायत में पंच का निर्वाचन हुआ तो सबसे पहले पंच की मतगणना होगी। इसी क्रम में सरपंच पद, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए जो डाले गए मतों की गणना होगी। मतगणना का नियम 28 के अंतर्गत प्रकाशित सूचना में पहले से अधिसूचित है। मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान के दिवस कोई अप्रत्याशित घटना होने पर मतगणना स्थगित करने का निर्णय आरओ द्वारा लिया जा सकता है। यदि आपकी पोलिंग पर कहीं कोई अव्यवस्था या कोई घटना दुर्घटना घटित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस केंद्र पर मतगणना न करने का निर्णय आपके जो आरओ होंगे उनके द्वारा लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो मतगणना है निर्धारित दिनांक को खंड मुख्यालय यानी ब्लॉक स्तर पर होगी। मतगणना स्थगित किए जाने पर मतगणना के परिवर्तित स्थान और समय की सूचना निर्धारित प्रारूप में तैयार कर एक प्रति मतदान केंद्र पर चस्पा की जाएगी तथा दूसरी प्रति पर उपस्थित अभ्यर्थियों यानी और अब मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जाएंगे। इसके बाद यदि मतदान केंद्र पर मतगणना होती है तब हमें क्या करना है तो उसके लिए देख लेते हैं। अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रारूप 11, जब हम मतदान करवाते हैं उस समय प्रारूप 10 लेते हैं और जब मतगणना करवाते हैं तो मतगणना के लिए प्रारूप 11 में गणना अभिकर्ता की नियुक्ति करेंगे। अब ये जो मतगणना अभिकर्ता होगा सेम भी हो सकता है या कोई दूसरा भी हो सकता है जो मतदान के समय नहीं था। पीठासीन या प्राधिकृत अधिकारी प्रारूप 11 में घोषणा वाले भाग पर गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर लेंगे व सत्यापित करेंगे। साथियों बता देना चाहता हूं कि जो पीठासीन अधिकारी है वही प्राधिकृत अधिकारी है। जब तक चुनाव प्रक्रिया हो रही थी अर्थात सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पीठासीन अधिकारी के रूप में उसने कार्य किया। अब आप प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तो आपकी जो सील होगी वो प्राधिकृत अधिकारी की होगी। मतदान केंद्र क्रमांक यहाँ लिखा जाएगा और ब्लॉक यानी किस खंड के हैं आप, खंड का नाम लिखा जाएगा। मतगणना हेतु केंद्र पर बैठक व्यवस्था पुनः जमा लें। अभ्यर्थी या उसके गणना अभिकर्ता को कुछ फासले पर रहे यह सुनिश्चित करें। निर्वाचन नियम 74 के अनुसार मतगणना कक्ष में निम्नलिखित प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
कौन कौन से रहेंगे? मतगणना में सहायता हेतु नियुक्त सहायक मतदान अधिकारी, आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक, पुलिस को छोड़कर अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता, जिसके पास प्रारूप 11 है वो। नेक्स्ट जो बात है इसकी, तो ये है कि जो मतदान अभिकर्ता है, केवल उसी का मतदान अभिकर्ता उसको देख सकता है आपके साथ में रह करके जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। हो सकता है पंच पद के लिए अलग अभिकर्ता हूँ, सरपंच के लिए अलग अभिकर्ता हूँ, जनपद पंचायत के लिए अलग से अभिकर्ता हूँ और जिला पंचायत के लिए अलग हूँ। तो संबंधित अभिकर्ता ही रहेगा, एक साथ में सारे अभिकर्ता मतगणना के दौरान उपस्थित नहीं होंगे। इसके बाद मतदान केंद्र पर गणना के लिए आगे की कुछ बातें हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अन्य व्यक्तियों को मतदान कक्ष से बाहर कर दिया जाए। मतगणना एक बार प्रारंभ होने के बाद कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। इसमें कुछ बातें हैं। गणना के पूर्व मतदान केंद्र पर प्रयुक्त पेटियों को की सील सुरक्षित होने या समुचित निरीक्षण कर लिया जाए। मतपेटी को खोलकर सभी मतपत्र बाहर निकाले जाएं तथा दिखाएं कि मतपेटी के अंदर कोई मतपत्र नहीं बचा है। इसके पश्चात हमें क्या करना है? समस्त मतपत्रों को पलटकर यानी उल्टा रखते हुए सबसे पहले यह रंगों के आधार पर छटनी हम करेंगे। यहाँ हम गणना नहीं कर रहे हैं, केवल रंगों के आधार पर जो पंच, सरपंच या चारों पदों के लिए जो मत डाले गए हैं उनको हम रंग के आधार पर अलग कर लेंगे। फिर अलग अलग वार्डों के पंचों के मतपत्र, पीछे जो संवेदक मोहर लगी हुई है उस पर हमने वार्ड का नाम लिखा हुआ था, तो वार्डों के मतपत्रों को हम अलग कर लेंगे। तो ये छटनी का क्रम है केवल। तो पहले हम रंगों के आधार पर, फिर पंचों के अलग अलग, क्योंकि एक पंचायत में एक से अधिक पंचों का निर्वाचन भी हो सकता है। मतपत्रों की अलग अलग छटनी होने के पश्चात पंच हेतु प्रत्येक वार्ड के मतपत्र, सरपंच पद, जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के कुल मतपत्रों की भौतिक गणना कर मतपत्र लेखा प्रारूप 15 के भाग 2 और गणना परिणाम पत्रक 16, 17, 18 और 19 में यथावत दर्ज करें कि जो आपके मतपत्र लेखा में थे कि कितने मत डाले गए हैं, पहले हम उनकी संख्या को इनमें सभी में लिख देंगे। इसके पश्चात मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियां एक साथ निकालकर गणना टेबल पर डाली जाएंगी। गणना के पूर्व मतपेटियों का निरीक्षण कैसे करना है? गणना अभिकर्ताओं को सभी मतपेटियों की सील को देखें कर उसे अक्षुण्ण होने के बारे में संतुष्ट होने का अवसर सुनिश्चित करें। संदिग्ध मतपेटी सीलबंद करें, इस पर अभ्यर्थी आदि की भी सील लगी हो। शेष प्रपत्रों को भी निर्धारित सामान्य प्रक्रिया अनुसार विधिवत बंद करें। वैध मतदान की समाप्ति पर मतदान केंद्र पर ही होने वाली गणना में पेटी के साथ छेड़छाड़ की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे ही मतदान समाप्त होता है और मतगणना की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं ये केवल मतगणना की व्यवस्था थी, कैसे हमें करना है कि मतपेटी है, प्रकाश पूरा आ रहा है, प्राधिकृत अधिकारी यहाँ बैठा हुआ है, सारी चीजें ये इस तरह से मतगणना टेबल है। यहाँ पर सहायक अधिकारी 1, 2, 3, 4 जो आपके साथ में थे ये सभी यहाँ रहेंगी और यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं बना रहेगा, ये सीमा रहेगी। यहाँ अभिकर्ता बैठेंगे, इनके बीच में ये गैप रहेगा। अगर आपके यहाँ जो व्यवस्था है, यदि खिड़की है तो खिड़की के बाहर अपन मतदान अधिकारकर्ताओं को बिठा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जब ब्लॉक स्तर पर मतगणना होती थी तो वहां भी जाली के बाहर एक जाली लगी रहती है, उसके बाहर बैठ करके ही मतदान अभिकर्ता ऐसी जगह पर बैठते हैं जहां से उनको मतपत्र सही तरीके से देख सकें कि कौन सा मतपत्र किसको दिया गया है। अब मतदान केंद्र पर मतगणना, इसके पश्चात सबसे पहले प्रत्येक वार्ड के पंच के मतों की अभ्यर्थीवार छटनी और समीक्षा यानी जांच की जाए। जो संदेहास्पद मतपत्र हैं उनको पहले अलग रख लें, हम किसी में नहीं रखेंगे, देखेंगे कितने मतपत्रों पर संदेह होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि यदि कहीं दोनों कैंडिडेट्स में जो डिफरेंस है वो संदेह वाले मतपत्रों से कहीं संख्या ज्यादा आ जाती है तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थिति से बचा जा सकता है। इसलिए जहां भी जरा सा संदेह है
तो सबसे पहले हम छंटनी करते समय संदेहास्पद मतपत्रों को अलग रखें। संदेहास्पद मतपत्रों की जांच के बाद एक एक कर सावधानी पूर्वक कर संबंधित मतपत्र अभ्यर्थी की गड्डी में रखें, और जो मतपत्र अंतिम रूप से प्रतिक्षेपित यानी खराब आपको लगे कि ये रिजेक्ट ही है, तो उस पर हम प्रतिक्षेपित मतों की अलग गड्डी में बना करके रख लें। प्रतिक्षेपित मतों के पीछे नियम 76(1) की मोहर लगाकर यह है प्रतिक्षेपित या खारिज किए गए मतपत्र आधार लिखा जाएगा। ये हम आगे वीडियो में बताएंगे कि आधार आपका क्या होगा, किस बेस पर हमने इस मतपत्र को खारिज किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मतदान केंद्र पर मतगणना के लिए 1995 के नियम 76 के अनुसार कोई मतपत्र खारिज कर दिया जाए, कैसे कैसे किया जाएगा, कुछ पॉइंट्स हैं इसके। उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, कोई पेन से निशान बना के आता है, कोई विशेष प्रकार का उस पर कोई इंडिकेट कर देता है जिससे पहचान हो सके कि ये हमने मतपत्र, ये फला व्यक्ति का मतपत्र है। वह बनावटी मतपत्र है, यानी कोई दूसरा लोकल मतपत्र था उसको डाल दिया, कागज में डिफरेंस है। वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती, मतलब कोई फट गया या कुछ भी हो गया जिसे हम पहचान नहीं सकते, तो उसे खारिज कर सकते हैं। वह मतदान केंद्र में उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के अनुक्रमांकों से भिन्न अनुक्रमांक या परिकल्प डिजाइन से अलग है, उस पर संवेदक मोहर नहीं लगी है या पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको खारिज कर सकते हैं और उस पर खारिज की सील लगा के यहाँ आधार इनमें से जो भी होगा उसे हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उस पर कोई मतांकन का चिन्ह यानी घूमने वाले तीर की निशान नहीं लगा हो यानी खाली हो, उसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के उस पर चिन्ह लगा दिया गया हो, उस पर प्रयोजन के लिए विहित उपकरण या युक्ति दी गई, तीर के भिन्न उपकरण यानी जो तीर वाली सील है उसके अलावा किसी दूसरी चीज से उस पर सील लगाई गई है, मतांकन का चिन्ह पृष्ठभाग पर या पूरी छाया के अंदर ना हो। तो इस तरह से ये 9 आधार हैं जिस आधार पर हम मतपत्र को खारिज कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि इसके 9 आधार हैं, इन बेस पर हम खारिज कर सकते हैं। आगे के वीडियो में आगे हम इसको चित्र सहित बैलेट पेपर सहित आपको दिखाएंगे, तो हमारे वीडियो से आप जुड़े रहें। जैसे देखते हैं हम कि ये वैध मतपत्र है, जैसे ये यहाँ पर केवल एक ही जगह सील लगी हुई है, तो ये इस व्यक्ति को जैसे वोट दिया है तो ये वैध मतपत्र है। दूसरी वैधता को हम देखते हैं, सील यहाँ देखिए आप एक जगह लगी हुई है ये, इसके साथ साथ हम देखें कि इसकी जो सील है यहाँ पर भी आपको एक सील दिखाई दे रही है, लेकिन इस सील को आप देखें कि जो छायांकित भाग है इसकी 3 लाइन है, 3 में से जिस साइड को ज्यादा इसकी इंडिकेशन होगा उसी के लिए ये माना जाएगा। तब ये 2 जगह लगने के बाद भी, क्योंकि इस कॉलम में वो कितनी भी स्थान पर सील लगा सकता है, तभी मत को वैध माना जाएगा। इस प्रकार ये मत भी वैध होगा। तीसरी स्थिति है, ये एक ही जगह लगी, तो मतदान केंद्र में मतदाता को जारी करते समय मतपत्र अध पन्ने से अलग करने में हुई असावधानी के कारण मतपत्र ठीक आकार का नहीं है, लेकिन ये वैलिड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ये वैलिड क्यों, क्योंकि ये देखें आप, इसमें जो तीर के निशान हैं वो आप देख रहे होंगे दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसका जो हम फोल्ड करते समय तुरंत ही मतदाता ने सील लगाई, उसको फोल्ड कर दिया, इसलिए ये वाली सील ही यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इसका आपको उल्टा, तो ये वाला मत हम इसको वैध मानेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है, मूल चिन्ह स्पष्ट रूप से एक ही अभ्यर्थी के खाने में लगा हुआ है, किंतु उसकी छाप किसी अभ्यर्थी के खाने में दिखाई देती है, छाप घड़ी की दिशा में होगी। अब हम यहाँ पर अलग है लेकिन ये घड़ी की दिशा में है, तो वो माना जाएगा। आप देख लें किस तरह से हम लगाते हैं, तो छाप उसकी जो एरो वाली, एरो तीर के निशान वाली जो छाप है वो किधर को आती है आपकी सील की, उससे आप मिलान भी
कर सकते हैं और अभ्यर्थियों को जो आपके अभिकर्ता हैं उनको भी दिखा सकते हैं कि ये भले ही दो हैं लेकिन एक की ही छाप है, तो जिसमें सही निशान लगा है उसे हम वैध मानेंगे। तो इसके बाद अब यहाँ पर मतपत्र आप देख रहे हैं, ये कोई उसका इंडिकेशंस नहीं था कि हम उसे खारिज कराएं। मतदाता हैं कुछ ऐसे हैं जो अंगूठा उन्होंने लगाया हुआ था आपके प्रतिपरण पर, इसीलिए कभी कभार वो जल्दी में चले जाते हैं, उनके अंगूठे को साफ नहीं कर पाया तो उसका निशान लगा हुआ है, जबकि सील उसने स्पष्ट रूप से लगाई है, तो ऐसी स्थिति में इसे वैध माना जाएगा। नेक्स्ट ये हम देख रहे हैं एक ही खाने में है, एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक बार उसने चिन्ह लगा दिया है, तब भी ये वैध माना जाएगा। इसके बाद यही वही स्थिति है कि दो जगह इसने लगाया है, फोल्ड करने में आ गया हो लेकिन है एक ही कॉलम में, तो भी वैध माना जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सील लगी हुई है एरो तीर की, एरो वाली, तो ये आप इसी में है क्योंकि ये 3 है, तो 3 में से अधिकांश भाग इस कैंडिडेट को ज्यादा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी इसका फर्स्ट कैंडिडेट है उसके लिए वैलिड माना जाएगा, क्योंकि अगर ये सील यहां तक आ जाती तो ये अवैध की श्रेणी में आता, आगे इसको आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वैधता है, ये वैधता के लिए आप देख रहे हैं। अब देखते हैं हम अवैध मतपत्र कि यहाँ पर कोई भी मतदाता आता है, उसने सील के साथ, यहाँ पर तो ये सील लगाई हुई है मतदाता ने जो सही थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा लिख दिया है जो उसकी पहचान को इंगित करता है कि किस व्यक्ति का ये मतपत्र है, तो ऐसी स्थिति में इस मतपत्र को हम अवैध मानेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सील है छायांकित भाग पर लगी है और दो मत अभ्यर्थियों के लिए ये इंगित करती है, तो हम इस मत को भी अवैध मानेंगे। यहाँ पर जो सील है दोनों सेम है, देखिए डायरेक्शन दोनों के, बट अलग अलग है, तो ये भी दो जगह दिया है इसने मत अपना, तो ये भी अवैध माना जाएगा। यहाँ पर पूरा खाली छोड़ दिया है, किसी भी जगह पर कोई मत नहीं दिया है, इसीलिए इस मतपत्र को भी अवैधता की श्रेणी में ही हम लिखेंगे। और यहाँ पर इसका जो कारण है वो लिख सकते हैं कि मतदाता द्वारा किसी भी अभ्यर्थी के लिए मत नहीं दिया गया। इसके बाद अवैधता का ये कि जो मतपत्र है उसके पृष्ठ भाग पर जहां हमने मतदान केंद्र क्रमांक लिखा हुआ था, नंबर था, पीठासीन के साइन भी थे, उसी के पीछे सील लगा दी, किसी भी अभ्यर्थी के लिए नहीं है, ऐसी स्थिति में मतपत्र अवैध माना जाएगा। यहाँ पर भी कुछ इंडिकेशंस बना दिया है, देखिए आप इस जगह पर ये, तो दूसरे मतदाता के लिए मतदाता दूसरे कैंडिडेट के लिए, इसलिए यह मतपत्र भी अवैध माना जाएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं अवैधता के लिए कि जो इनवैलिड है, किसी को भी नहीं दिया है, बीच में लगा हुआ है, छायांकित भाग था उस पर। यहाँ भी जो आप देखें किसको अवैध माना जाएगा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मत क्या है, अवैध है। देखिए अब दोनों जगह इस पर मत दिए गए हैं, बट यहाँ हम देखते हैं कि सील का जो निशान है एरो वाली वो एक अलग है, दूसरा अलग है, तो ये फोल्डिंग करते समय लगाया गया, इसलिए इसे हम वैध मानेंगे। इसके बाद जब हम पूर्ण रूप से जांच कर लें तो जो अवैध मत हैं उनको अलग रख लेंगे और उन पर हम खारिज की सील लगा देंगे। जांच करने के बाद अभ्यर्थियों को मिले विधिमान मतों की गणना की जाए और अंत में प्रतिक्षेपित यानी खारिज मतपत्रों को गिना जाए। गणना परिणाम की प्रविष्टियां जो है हमें पत्रक पर करना है। प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान मतों की संख्या का आकलन यानी लिखना है केवल। मतों की पुनर्गणना के लिए अभ्यर्थी लिखित में ही लिया जाए, यानी आवेदन होगा तभी हम लिखित में लेंगे तो ही पुनर्मतगणना करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आवेदन को पूर्णता या अंशतः मंजूर करते हैं या अमान्य करते हैं, परंतु ऐसा विनिश्चित कारणों सहित लिखित में लेना होगा। पुनर्मतगणना से तात्पर्य पुनः समीक्षण जांच कर गणना से है। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि पीठासीन प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को प्राप्त अधिमान मतों की संख्या का ऐलान मात्र किया जाना परिणाम घोषित करने का कार्य रिटर्निंग अधिकारी द्वारा
किया जाएगा। लॉटरी आदि से परिणाम नहीं निकाला जाएगा। ये हमें केवल गणना करना है। मतदान केंद्र पर उनको विजयी घोषित यानी हमें विजेता का की घोषणा नहीं करना है, यानी परिणाम की घोषणा हमें मतदान केंद्र पर नहीं करना है। प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले मतों की जो है 50-50 की गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैंड से बांधना है। एक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की गड्डियों के ऊपर एक रखते हुए गणना पर्ची लगाकर रबर बैंड से बांध दें। इसी प्रकार नोटा और प्रतिक्षेपित मतों की गड्डी अलग बनेगी। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के समस्त अभ्यर्थियों को या नोटा प्रतिक्षेपित मतों की गड्डियां एक साथ बांधकर बंडल बनाएं। इसे दूसरे पैकेट में हमें सील बंद करना है। इसके बाद हम देखते हैं जो मतगणना का जो परिणाम प्रारूप है वो है क्रमशः 16, 17, 18 और 19। इसमें हम जो गणना है उसकी जानकारी पंच पद के लिए मतगणना प्रारूप 16 पर होगी, सरपंच के लिए 17 पर होगी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए प्रारूप 18 पर और जिला पंचायत के लिए प्रारूप 19 अलग अलग तैयार किया जाएगा और उनके अभिकर्ताओं को दिया जाएगा। यह प्रारूप केवल उन्हीं अभिकर्ताओं को दिया जाएगा जो उसके लिए नियुक्त थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे हमें भरना है। जैसे पंच पद के लिए हमें भरना है प्रारूप 11। तो इसमें सबसे पहले खंड का नाम, मतदान केंद्र क्रमांक, यहाँ अगर आपके पास सील है तो सील लगा सकते हैं, अदरवाइज हाथ से भी लिख सकते हैं। ग्राम पंचायत क्या है, इसमें वार्ड का नाम क्या है या नंबर वो लिख दिया, ग्राम पंचायत। जनपद पंचायत के निर्वाचन, ये चूंकि किस जनपद में आती है तो हमें पंच का लिख रहे हैं तो पंच का ही केवल लिख सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, प्राप्त विधिमान मतों की संख्या, इनको कितने मत प्राप्त हुए हैं, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के लिए निर्वाचन में प्राप्त मतों की जानकारी हमें इसमें भरना है। कितने मत मिले हैं इनको, ये हमने बनाया गणना पर्ची में, अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। तो इस स्थान, तारीख और यहाँ प्राधिकृत हस्ताक्षर होंगे। प्राधिकृत अधिकारी अर्थात जो पीओ हमारे थे वही मतगणना के समय प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, तो उनकी प्राधिकृत अधिकारी की सील और साइन यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये पंच का था सभी के लिए। इसके बाद 12 प्रतिक्षेपित मतों की सूची है, इनको हमें लिखना है। अब यहाँ गणना का परिणाम पंच के लिए तो हमें क्या करना है कि जो पंच में उस वार्ड के जितने कैंडिडेट खड़े हुए थे उनके नाम हमें क्रमशः उसी क्रम में जिस क्रम में मतपत्र में दिए गए थे। अभ्यर्थी का नाम और उस अभ्यर्थी को कितने मत मिले हैं केवल हमें ये लिखना है। इसे हम 3 प्रति में कम से कम 4 प्रति में बनाएंगे क्योंकि ये 2 हमें जमा करना होंगी और एक उसके मतगणना अभिकर्ता को बना देंगे। जो गणना परिणाम पत्रक में अभ्यर्थी का नाम नोटा सहित उसी क्रम में लिखा जाए जैसे मतपत्र पर छपा हुआ है। इसके बाद जो हमारा प्राधिकृत अधिकारी है उसकी साइन और सील यहाँ पर लग जाएगी। इसके बाद 17 पर हम देखते हैं सरपंच के लिए, तो सरपंच के नामों को हमें लिखना है जो उम्मीदवार थे उनके, और उनके मतों की संख्या यहाँ लिख देना है। यहाँ पर प्राधिकृत अधिकारी की सील और सिग्नेचर होंगे। इसी तरह से जनपद पंचायत सदस्य के लिए हमें भरना है सरल क्रमांक, उसी में लिखना है उसी क्रम में जो हमें मतपत्रों में दिया गया है, नाम और उनके प्राप्त मतों की संख्या। इसी तरह से जिला पंचायत सदस्य के लिए है प्रारूप 19। तो इस तरह से हमें मतगणना का परिणाम ये लिखना है। अब ये हम जो मतपत्र उनकी गणना का देंगे उसको अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को, इनकी हमें पावती भी बुकलेट में लेना है। तो ये गणना के पत्र की प्राप्ति की रसीद है, तो ये पावती हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ प्राधिकृत अधिकारी के साइन और सिग्नेचर सील सहित होंगे। इसी तरह से मतगणना के प्राधिकृत अधिकारी की डायरी है, पेज 1। जैसा कि हमने देखा जब मतदान हुआ तो वहां पीठासीन डायरी थी, अब यहाँ वो प्राधिकृत अधिकारी है तो प्राधिकृत अधिकारी की डायरी है, तो ये दोनों ही हमें अलग अलग बनाना है। इसमें हमें मतदान केंद्र क्रमांक यहाँ लिख दिया, मतगणना का स्थान पोलिंग पर है तो पोलिंग का नाम लिख दिया, तारीख डेट लिख देंगे
मतगणना प्रारंभ होने का समय, क्योंकि कुछ जगह जैसे 3 बजे कुछ मतदाता खड़े हुए थे, उनकी वोटिंग कराते हुए हमें 4 या 5 बज जाते हैं। उसके बाद ही मतगणना आरंभ आप करेंगे, तो यहाँ मतगणना का समय हमें लिखना होगा जब से आप मतगणना कराते हैं। फिर पंच के लिए सरपंच, जनपद, पंचायत सदस्य, यहाँ पर आपको कितने अभ्यर्थी थे, वार्डों की संख्या, क्रमांक जितना भी है वो हमें लिखना है, किस किस के लिए आपने पंचों की गणना कराई है। तो ये सामान्य सी जानकारियां हैं, पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाती हैं, आप आराम से भर लेंगे। अगर कहीं किसी को परेशानी है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बात को बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इससे पूर्व हमने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 3 वीडियो बनाए हैं, क्रमशः भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 4 के रूप में ये मतगणना का वीडियो है। इसके डिस्क्रिप्शन में पूर्व के 3 वीडियो की लिंक डली हुई है, जिनसे आप तीनों वीडियो को भी देख सकते हैं और अपना चुनाव प्रॉपर तरीके से संपन्न करा सकते हैं। आगे भी इसी तरह के वीडियो के देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।